Hello and welcome everyone. Myself Bhagyashree. Today we are going to continue our topic, that is illustrations of CMA final paper number 15 study note number 1, that is cost management. So today we will solve illustration number 9. Along with that we will discuss 1.3 and 1.4, that is in 1.3 Kaizen costing information, that is meaning and other information is given. So we will discuss the meaning of Kaizen costing, and after that in 1.4 there is a value analysis and value engineering. So we will discuss that also, because in the exam there will be theory questions also. For that we have to understand the meaning of those concepts. So if we are having idea about those concepts, so we can write easily. So that's why I will provide you some meaning or definition for those concepts, so you will be able to understand the concept and you will write in the exam. Okay. सो ये ये वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के साथ काइजन कॉस्टिंग जो 1.3 में दिया है, नेक्स्ट जो चैप्टर है वो, और 1.4 में जो वैल्यू एनालिसिस एंड वैल्यू इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है वो भी देखेंगे, ताकि एग्ज़ाम में अगर थियरी क्वेश्चन आए तो आप लोगों को अच्छे से लिखने के लिए आएगा. ओके. सो ये वीडियो में वो सब भी कवर किया है. ओके. सो क्वेश्चन नंबर 9. You, the manager of paper mill, that is M Limited. Okay, so we are the manager of paper mill, that is M Limited, and have recently come across a particular type of a paper which is being sold at a substantially lower rate by another company, that is ABC Limited, than the price charged by your mill. Okay, so इसका मीनिंग, ये जो क्वेश्चन है वो है इजी, लेकिन इसका मीनिंग थोड़ा समझ में आना चाहिए. सो दिस इज़ द M Limited इन विच वी आर द मैनेजर. सो दिस इज़ आर कंपनी. ओके. सो ये हम लोग का कंपनी ऐसे समझो, M Limited, और जो दूसरा कंपनी है ABC Limited, मतलब हम दोनों का बिजनेस सेम ही है. ओके. जो पर्टिकुलर टाइप का प्रोडक्ट पेपर है उसमें हम लोग डील करते, सेल करते हैं, लेकिन ABC लिमिटेड लोअर रेट पे चार्ज करता है, और हम लोग का जो M लिमिटेड है वो उसका रेट हायर है. सी लोअर रेट बाय अनदर कंपनी, दैट इज़ ABC लिमिटेड, दैन द प्राइस चार्ज बाय योर मिल. सो हम लोग का प्राइस हाई है और ABC लिमिटेड जो दूसरा कंपनी है उसमें लो है. ओके. द वैल्यू चेन फॉर द 1 टन ऑफ सच पेपर ऑफ ABC लिमिटेड इज एज फॉलोज. सो हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली कंपेयर कर रहे हैं कि उनका जो रेट है वो लो क्यों है और हम लोग का हाई क्यों है. सो हम लोग ने क्या किया, उनका जो वैल्यू चेन है, मतलब किधर से वो मटेरियल आता है, तो फिर किसके पास जाता है, मर्चेंट के बाद प्रिंटर में जाता है, उसके बाद कस्टमर को मिलता है. सो जो हम लोग वैल्यू चेन बोलते हैं ना, मतलब वो पर्टिकुलर प्रोसेस में कितने लोग हैं, उन लोगों का क्या मार्जिन है, वो सब हम लोग देख रहे हैं. सो ABC लिमिटेड क्या करता है, ABC लिमिटेड मर्चेंट को देता है, मर्चेंट प्रिंटर को, और बाद में कस्टमर को दिया जाता है. सो फोर पीपल्स आर इंक्लूडेड इन दैट. सो हियर ABC लिमिटेड सेल्स दिस पर्टिकुलर पेपर टू द मर्चेंट एट द रेट ऑफ 1466 पर टन. ओके. सो ये ABC लिमिटेड मर्चेंट को देता है पर टन का, हम लोग को जो भी कैलकुलेशन है वो करना है. सो 1466 ABC मर्चेंट को देता है, तभी बोला है. ठीक है. सो दिस इज़ लाइक अ सेलिंग प्राइस. दिस इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ ABC लिमिटेड, क्योंकि ABC लिमिटेड को पर टन का उतना मिलता है ना मर्चेंट से, और हम लोग को ABC लिमिटेड से ही मतलब है कि उसको कितना मिलता है, वो कैसे चार्ज करता है, वो हम लोग को देखना है. सो this is the selling price, that is 1466. ABC Limited pays the freight which amounts to ₹30 per ton. Okay, so freight का information दिया है. After that average return and allowances amounted to 4% of a sales and approximately equal to ₹60 per ton. Okay, so जो भी returns आते हैं, बाकी कुछ allowances रहेगा, वो सब जो है वो 4% ऑफ सेल्स है. ओके. क्योंकि सेल करने के बाद कभी कभी रिटर्न भी आता है. सो दैट इज़ 4% ऑफ सेल्स एंड अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ₹60 पर टन. सो these returns and allowances are given in terms of money, that is ₹60 per ton. Okay. After that, the value chain of our company. Okay, now this was the value chain of ABC Limited, that is another company, and now they are giving information about value chain of our company. Our company is M Limited. Okay, so value chain of our company through which the paper reaches to the ultimate customer is similar to the ABC Limited. Okay,
मोर और लेस सिमिलर है. हाउएवर योर मिल डज नॉट सेल डायरेक्टली टू द मर्चेंट. ओके, सो हम लोग क्या है ना, डायरेक्टली मर्चेंट को नहीं सेल करते. द लेटर रिसीविंग द पेपर फ्रॉम ह्यूज डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर मेंटेन बाय योर कंपनी एट हरियाणा. Shipment cost from the mill to distribution center amounted to rupees 11 per ton. Okay, while operating cost in the distribution center have been estimated to be 25 per ton. Okay, so इधर क्या है ना, ये एबीसी लिमिटेड डायरेक्टली मर्चेंट को देता है, ठीक है. लेकिन हम लोग का वैसा नहीं है. हम लोग क्या है ना, डायरेक्टली मर्चेंट को नहीं देते. सी, डज नॉट सेल डायरेक्टली टू द मर्चेंट. ओके, हम लोग क्या करते हैं, ह्यूज डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में वो देते हैं. उसके बाद उसका नेक्स्ट जो भी मर्चेंट, प्रिंटर, कस्टमर, वो सब होता है. मतलब हम लोग का एक स्टेप ज़्यादा है इधर ह्यूज डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का. ओके, मतलब इधर एम लिमिटेड है. फॉर एग्जांपल एम लिमिटेड हम लोग का कंपनी, वो ह्यूज डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में देता है, उधर से फिर मर्चेंट के पास जाता है. तो अगर एक जो भी इंटरमीडियरी है वो अगर ज़्यादा हो गया तो ऑब्वियसली कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाएगा ना कोई. तो इधर क्या है ना, एक इंटरमीडियरी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली हम लोग का कॉस्ट ज़्यादा ही होगा. तो हम लोग उसको एलिमिनेट करने का सोचेंगे कि कितना हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं. ओके, सो वी हैव टू थिंक अबाउट एलिमिनेशन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कॉस्ट. ओके, सो हियर दिस इज 11 पर टन. सी, शिपमेंट कॉस्ट ऑफ दैट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर. ओके, वो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में लेके जाने का जो शिपमेंट कॉस्ट है वो 11 पर टन है. तो अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ही हटा दिया तो उसका 11 पर टन का कॉस्ट भी हम लोग को नहीं लगेगा. ओके, ऑपरेटिंग कॉस्ट इन द डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हैव बीन एस्टिमेटेड ₹25 पर टन. अगेन वो जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है उसका भी तो ऑपरेटिंग कॉस्ट रहेगा, दैट इज़ 25 पर टन. द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड बाय डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर फॉर द इन्वेस्टमेंट मेड अमाउंट टू एन एस्टिमेटेड 58 पर टन. सो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है तो उसमें हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तो वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर हम लोग रिटर्न तो एक्सपेक्ट करेंगे. सो दैट इज़ 58 पर टन. अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ही नहीं रहेगा तो ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो रिटर्न देना है वो भी नहीं रहेगा. ओके, सी, if we will not keep this distribution center, so in that case we will not require this 58 rupees 58 per ton. Okay, because distribution center will not be there, so that's why this return on investment will also be cancelled. Okay, after that you are required to compute mill manufacturing target cost. So basically टारगेट कॉस्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है. टारगेट कॉस्ट कैसे किया था हम लोग ने, सेल्स माइनस प्रॉफिट मार्जिन किया तो टारगेट कॉस्ट मिलता है. ओके, अलॉन्ग विद दैट कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि हम लोग को जो टारगेट कॉस्ट है वो मिनिमम रखना है, क्योंकि हम लोग का जो एम लिमिटेड का जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हो रहा है, तो हम लोग को कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो हम लोग का टारगेट कॉस्ट अच्छे से मेंटेन होगा. ओके, फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर फॉर योर कंपनी, ठीक है. तो टारगेट कॉस्ट फाइंड आउट करना है. यू मे अज्यूम दैट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड बाय योर कंपनी इक्वल्स टू 120. ओके, ₹120 पर टन ऑफ सच पेपर. ओके, सी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब ये क्या है, ये कौन सा इन्वेस्टमेंट का बोल रहा है, दिस इज टारगेटेड प्रॉफिट. ओके, इधर सब कॉस्ट का इन्फॉर्मेशन तो मिला, लेकिन हम लोग के पास प्रॉफिट का इन्फॉर्मेशन किधर था. सी, दिस इज टारगेटेड प्रॉफिट. ओके, दिस इज टारगेटेड प्रॉफिट, ठीक है. ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अलग है, ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के बारे में बोला, और ये ओवरऑल हम लोग को कितना अर्न करना है ये जो बिजनेस है उसमें से पर टन के हिसाब से, तो दैट इज़ ₹120 पर टन, ठीक है. सो वी हैव टू प्रिपेयर वन फॉर्मेट फॉर दिस कंप्यूटेशन ऑफ टारगेट कॉस्ट सेलिंग प्राइस टू द मर्चेंट. ओके, तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, एबीसी लिमिटेड के हिसाब से अगर हम लोग ने सेलिंग प्राइस सेट किया तो हम लोग का टारगेटेड कॉस्ट कितना होना चाहिए वो हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं. ओके, सो वी आर फाइंडिंग दैट if we'll keep the selling price as ABC Limited, so what will be the targeted cost. So we are comparing with the ABC Limited. So we have to record selling price of ABC Limited. See, ABC Limited sales to the merchant at this rate, so 1466 will be the selling price, 1466. Okay,
after that we want target cost, so selling price minus target profit, so we'll get target cost. Okay, but before the adjustment, because we have to adjust some other figures also. Okay, so that's why selling price minus target profit किया तो target cost, but that is before adjustment. so target profit कितना है हम लोग का, target profit है 120. okay, so selling price minus target profit, that is target cost. 1466 minus 120, 1346. This is also a target cost, but before some adjustments, because we don't want distribution center, so in that case what will be the target cost. okay, see, we have used this. After that there is a freight of rupees 30 per ton. okay, so freight, ये तो फ्रेट किसका है, एबीसी लिमिटेड का है. हम लोग को फ्रेट लगेगा ऐसा किधर बोला है, वो नहीं बोला है, तो इसके लिए हम लोग ये फ्रेट कंसिडर नहीं करेंगे. ये फ्रेट हम लोग का जो कॉस्ट है उसका पार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग के फ्रेट के बारे में कुछ भी नहीं बोला है. ओके, सो देर इज़ नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द फ्रेट ऑफ आर कंपनी. ओके, पर टन. दिस इज द फ्रेट ऑफ एबीसी लिमिटेड. ओके, एंड वी आर finding out the targeting cost for our company, just comparing with the ABC Limited. So this is the freight of ABC Limited, this is not our freight, so that's why we'll deduct from the target cost of our company. So freight paid by ABC Limited, that is 30. This is not relevant with us, so that's why we are deducting that. After that, see, average returns and allowances amounted to 4% of a sales and approximately equal to rupees 60 per ton. okay, so average returns and allowances, that is 60 per ton. ठीक है, सो ये रिटर्न्स एंड अलाउंसेस वो भी सब एबीसी का है. हमारे इसमें रिटर्न्स एंड अलाउंस होता है ऐसे किसने बोला है, नहीं दिया है, सो दैट्स वाई ये भी हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे. ओके, सो दिस इज द रिटर्न्स एंड अलाउंसेस रिलेटिंग टू द एबीसी लिमिटेड, दीज आर नॉट रिलेटिंग टू अस, सो दैट्स वाई विल डिडक्ट दीज ऑल्सो. सो 60 विल डिडक्ट. आफ्टर दैट, सी, we have completed up to this. Now next is see, this is the our chain of distribution in which we are using, see, huge distribution center and all. okay, after that, see, shipment cost to the mill to from the mill to the distribution center amounted to 11 per ton. ओके, सो शिपमेंट कॉस्ट हम लोग का जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है उसकी वजह से कितना आ रहा है, 11 पर टन. अगर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ही नहीं रखा तो ये शिपमेंट कॉस्ट आएगा ही नहीं. ओके, सी, वी आर थिंकिंग दैट विल मेक द प्रोसेस लाइक देम ओनली. एबीसी की तरह हम लोग को ये जो चेन है वो बनाना है, तो इसमें तो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ही नहीं है, तो हम लोग भी अपना डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का कॉस्ट रिड्यूस करके देखेंगे कि हम लोग कितना टारगेट कॉस्ट रख सकते हैं. ठीक है, सो अगर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ही नहीं रहेगा तो शिपमेंट कॉस्ट कैसे रहेगा, सो दैट्स वाई ये 11 भी हम लोग को हटाना है. सो 11 भी हम लोग माइनस करेंगे. आफ्टर दैट, सी, ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर नहीं है तो उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट भी नहीं रह गया, सो 24 माइनस करना है. उसके बाद, सी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर फॉर द इन्वेस्टमेंट मेड अमाउंटिंग टू एन एस्टिमेटेड 58 पर टन. सो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर नहीं है तो उसका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो भी हम लोग को नहीं करना है, सो दैट इज़ 58, वो भी हम लोग को नहीं आएगा. ठीक है, सो चेक करते हैं फाइनली हम लोग का टारगेटिंग कॉस्ट आफ्टर एडजस्टमेंट कितना आता है. सो हियर, इधर तक हम लोग ने किया था 1346 माइनस दिस 30 minus 60 minus 11 minus 25 minus 58. So finally we are getting 1162 rupees, 1162. okay, 1162. okay, so here we have completed this question because they want target cost and we have given them target cost. ठीक है, so here we have completed illustration number 9. Now we have to go for next concepts, that is Kaizen costing. okay, in the next page, that is page number 14, 1.3 is given. okay, 1.3 is given, that is Kaizen costing. So we have to go there. See,
first of all we have to understand what is Kaizen costing. After that other questions are given in the book, that is process of Kaizen costing versus value engineering, and other basic things are given. Okay, comparison with the standard costing, basic differences and all those things are given in the book. But if you understand the meaning, then only you can understand those question. Okay, बुक में बाकी सब क्वेश्चन दिया है, मतलब प्रोसेस उसका जो होता है काइजन कॉस्टिंग का, वो उसका कंपैरिजन वैल्यू इंजीनियरिंग के साथ, उसका कंपैरिजन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के साथ. लेकिन आपको मीनिंग अगर पता है काइजन कॉस्टिंग क्या है, तभी हम लोग वो क्वेश्चन समझ सकते हैं. सो बेसिकली मैंने क्या सोचा कि पूरा एक्सप्लेन करने से बेटर है कि एटलीस्ट मीनिंग तो आपको पता होना चाहिए. तो आप लोग वीडियो पॉज करके ये मीनिंग लिख सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर कुछ क्वेश्चन पूछा है, फॉर एग्जांपल प्रोसेस ऑफ काइजन कॉस्टिंग ऐसा अगर क्वेश्चन पूछा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, मीनिंग लिखना है. ये जो मीनिंग है उतना लिखेंगे तो हाफ पेज तो भर ही जाएगा एग्ज़ाम में, राइट, अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम है तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मीनिंग लिखोगे तो आप लोग का जो लेंथ है आंसर का वो बढ़ेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग लिख के बाद में जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दे सकते हैं. तो मीनिंग पता है तो बेटर रहता है, इसके लिए जस्ट मैंने ये जो कॉन्सेप्ट है उसका मीनिंग समझाने की कोशिश की है. सो फर्स्ट दैट इज़ 1.3 काइजन कॉस्टिंग. सो मीनिंग, it is an ongoing continuous improvement program which includes elimination of waste in the production, assembly and distribution process, as well as elimination of unnecessary work steps in any of these areas. Okay, सो इतना सिंपल लैंग्वेज में लिखा है कि इजीली समझ में आ जाएगा कि काइजन कॉस्टिंग ये एक ऐसे ऑनगोइंग इम्प्रूवमेंट प्रोसीजर है जो इम्प्रूव करता है. ओके, जो इम्प्रूव करता है हम लोग के प्रोसेस को, या फिर प्रोडक्शन का जो हम लोग का प्रोसेस रहता है उसको. विच इंक्लूड्स एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट. ऑब्वियसली वेस्टेज कम होगा तो प्रोडक्शन का जो क्वालिटी है वो बढ़ेगा. उसके बाद असेंबली, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे जो प्रोसेस होते हैं उसमें जो वेस्टेज होता है या फिर अननेसेसरी वर्क स्टेप्स होते हैं वो रिड्यूस करके एक हम लोग का जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ होता है. ओके, तो काइजन कॉस्टिंग बेसिकली हेल्प्स अस टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी बाय एलिमिनेटिंग वेस्टेज and unnecessary work step in the production process. Okay, it is a Japanese term for a number of cost reduction steps which can be used for issuing a new product design for the फैक्ट्री फ्लोर. ओके, सो अगर न्यू प्रोडक्ट डिज़ाइन हम लोग को देना है तो उसमें हम लोग काइजन कॉस्टिंग का यूज़ कर सकते हैं. ये काइजन कॉस्टिंग जो है वो जापानीज़ टर्म है. ओके, सो बेसिकली क्या है, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने के लिए काइजन कॉस्टिंग का यूज़ होता है. सो मैंने ये जो डेफिनेशंस है या फिर जो मीनिंग है मैंने अपना जो स्टडी मटेरियल है उसमें से ही लिया है, लेकिन कुछ कट करके कुछ उसमें ऐड करके ऐसा बनाया, मतलब सिंपल लैंग्वेज में देने का मैंने ट्राई किया है, तो आप लोग को अच्छे से याद रह जाएगा. ओके, सो दिस इज़ आई थिंक ईजी टू अंडरस्टैंड बिकॉज आई हैव रिटन इन माई ओन वर्ड्स but using the study material. Okay, so this is the Kaizen costing. You can understand the meaning, and now we will go on this 1.4, that is value analysis. In the 1.4 there are two concepts, that is value analysis and value engineering. So first of all, value analysis. Here also you can pause the video and you can write the definition and its meaning. So first of all, meaning, it is a process of systematic review that is applied to existing product design in order to compare the function of the product required by the customer to meet their requirements. Okay, at the lowest cost consistent with specified performance and reliability needed. Okay, see, ये जो वैल्यू एनालिसिस ये क्या है, तो एक प्रोसेस है, सिस्टमेटिक रिव्यू करते हैं उसमें हम लोग क्या, तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसका जो डिज़ाइन है वो. इट मीन्स सी, वैल्यू एनालिसिस इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ रिव्यूइंग द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट डिज़ाइन, दैट वेदर इट इज़ सेटिस्फाइंग द कस्टमर नीड्स और नॉट. ओके, ये जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट डिज़ाइन है वो कस्टमर का जो नीड है, सी, टू मीट द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, मतलब कस्टमर का नीड वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं वो चेक करना है. ओके, एट अ लोवेस्ट कॉस्ट, मतलब जितना मैक्सिमम लो रख सकते हैं उतना कॉस्ट के ऊपर हम लोग जो कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट्स है वो
मीट करते हैं कि नहीं, मतलब हम लोग फुलफिल करते हैं कि नहीं, वो चेक करना है। कंसिस्टेंट विथ मतलब सुटेबल विथ स्पेसिफाइड परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी नीडेड, मतलब एक स्पेसिफाइड परफॉर्मेंस वो जो प्रोडक्ट है उसका एंड रिलायबिलिटी नीडेड। ओके, सो ये मीनिंग है इसका वैल्यू एनालिसिस का। उसके बाद कुछ की पॉइंट्स हम लोग याद रख सकते हैं जो एलिमेंट्स है वैल्यू एनालिसिस के। ओके, दैट इज सिस्टमैटिक, फॉर्मल एंड ऑर्गेनाइज प्रोसेस ऑफ एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। ओके, इट्स वेरी सिंपल, ये अगर पॉइंट्स याद रखेंगे तो मीनिंग भी इजीली याद हो जाएगा। जो वैल्यू एनालिसिस है वो एक सिस्टमैटिक, फॉर्मल एंड ऑर्गेनाइज प्रोसेस है एनालिसिस का एंड इवैल्यूएशन का। ठीक है, किसका एनालिसिस? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट डिज़ाइन का। ओके, दिस एनालिसिस कंसर्न्स द फंक्शन ऑफ प्रोडक्ट। ओके, वो जो प्रोडक्ट है वो कैसे काम करता है, उसका जो फंक्शन है वो हम लोग को इधर एनालिसिस करना है। अंडरस्टैंडिंग द यूज़ ऑफ प्रोडक्ट, ऑब्वियसली प्रोडक्ट का क्या यूज़ है वही अगर हम लोग ने देखा तो हम लोग को समझ में आ जाएगा फंक्शन क्या है वो प्रोडक्ट का। ओके, नेक्स्ट है फॉर्मल मैनेजमेंट प्रोसेस मस्ट मीट दीज फंक्शनल स्पेसिफिकेशन। ओके, सो फॉर्मल मैनेजमेंट प्रोसेस मस्ट मीट दिस फंक्शनल स्पेसिफिकेशन, मतलब ये जो फंक्शनल स्पेसिफिकेशन है वो मीट होना, वो फुलफिल होना ज़रूरी है। ओके, प्रोसेस ऑफ डिज़ाइन इम्प्रूवमेंट। ओके, अगर हम लोग का जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट डिज़ाइन है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट नेसेसरी है तो हम लोग को करना चाहिए, वो हम लोग को ये एनालिसिस में समझेगा कि प्रोडक्ट का जो डिज़ाइन है वो प्रॉपर है कि उसमें कुछ चेंजेस नेसेसरी है, इम्प्रूवमेंट नेसेसरी है, वो समझेगा। ओके, सो दिस वैल्यू एनालिसिस हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड विच काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट्स आर नेसेसरी इन द existing product design, okay, or the process of existing product design. Okay, so this is the value analysis. Okay, you can pause the video and you can write in your notes. Okay, that was the meaning and these are the key points. Okay, after that next concept is value engineering. This is also given in the 1.4 value engineering. Okay, meaning systematic approach to analyze the functional requirements of a product or the services for the purpose of achieving the essential functions at the lowest total cost. Okay, so value analysis and value engineering का meaning जो है वो more or less same ही लगता है। See, value engineering is also a systematic approach to analyze the functional requirements. Okay, सो इसमें हम लोग को क्या है ना, एक अप्रोच है जिससे हम लोग एनालाइज करेंगे फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ प्रोडक्ट और द सर्विसेज फॉर द पर्पज ऑफ अचीविंग एसेंशियल फंक्शंस एट द लोएस्ट टोटल कॉस्ट। ओके, सो इसको हम लोग वैल्यू इंजीनियरिंग बोलेंगे, जिसमें हम लोग प्रोडक्ट और द सर्विस का जो भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं उसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, वैल्यू एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं कि कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स को हमारा प्रोडक्ट डिज़ाइन जो कस्टमर का नीड है वो फुलफ़िल करता है कि नहीं, वो हम लोग वैल्यू एनालिसिस में चेक करते हैं। लेकिन वैल्यू इंजीनियरिंग में हम लोग क्या एनालाइज करते हैं? फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज, ओके, टू अचीव द एसेंशियल फंक्शंस। Okay, so in the value analysis we were analyzing that whether the product design is satisfying the customer requirements or not, but in the value engineering this analyze the functional requirements of product and the services, okay, for the purpose of achieving that essential functions at the lowest total cost. There are some advantages of this value engineering. Okay, cost reduction, obviously जो भी एनालिसिस हम लोग मोस्टली करते हैं वो कॉस्ट रिडक्शन के लिए करते हैं। सो कॉस्ट रिडक्शन इज़ द एडवांटेज, वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ वैल्यू इंजीनियरिंग। आफ्टर दैट इंक्रीज इन द ओवरऑल प्रोडक्शन। ओके, सी इंक्रीज इन द ओवरऑल प्रोडक्शन। सो वैल्यू इंजीनियरिंग की वजह से क्या होगा कि हम लोग का जो प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव हो जाएगा। सो इसकी वजह से क्या होगा कि इंक्रीज इन ओवरऑल प्रोडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन इन अ मैन पावर, ओके, so there will be a increase in the efficiency of the production process, so it will help to reduce the manpower. Okay, after that reduction in scrap, obviously scrap में भी reduction आ जाएगा क्योंकि हम लोग का जो process है वो
एफिशिएंटली हम लोग करेंगे जो भी प्रोसेस है प्रोडक्शन का वो, तो ऑब्वियसली स्क्रैप भी रिड्यूस हो जाएगा. ओके, सो दिस इज़ द मीनिंग एंड सम एडवांटेजेस ऑफ value engineering. So you can pause the video and you can write it in your notes. So I hope it will help you to write in the exam. Okay, so here we have completed in this video we have completed illustration number 9. After that 1.3, that is Kaizen costing, and 1.4, that is value analysis and value engineering. We will continue with the next concept in the next video. Okay, if you found this video helpful, then please like the video, do share with your friends, subscribe my channel and press the bell icon to get more updates, and please check my channel's playlist to get more videos on various topics. Thanks for watching, friends.